गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में। सिंपली हम इसे EEM के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां इस नाम से जाना जाता है। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ये BSc पार्ट सेकेंड जूलॉजी के सेकंड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक है। तो आज हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे। तो क्या है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, क्यों इनका डेवलपमेंट हुआ, इन्हें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ही क्यों कहा जाता है, इस तरह के कुछ टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इवोल्यूशन से, उद्विकास की प्रक्रिया से। उद्विकास की प्रक्रिया में ऐसा हमने BSc पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था कि पहले जलीय जंतुओं का विकास हुआ और बाद में जलीय जंतुओं से स्थलीय जंतुओं के विकास की क्रिया हुई। तो क्या हुआ होगा उस समय कि प्रारंभ में जंतु जलीय आवास में पाए जाते थे, फिर इन जलीय जंतुओं से स्थलीय जंतुओं का विकास इवोल्यूशन हुआ। तो वैज्ञानिक दो कारण मानते हैं और उन कारणों को अगर हम समझते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि क्या कारण रहा होगा कि जलीय जंतुओं से स्थलीय जंतुओं का उद्विकास हुआ होगा। तो वो दो संभावनाएं क्या हो सकती है। पहली संभावना कि प्रारंभ में सभी जंतु जलीय थे, स्थलीय जंतु नहीं थे, तो जलीय आवास में ऑक्सीजन की संभवतया कमी रही होगी, जबकि स्थलीय आवास पर जंतुओं का विकास उस समय तक नहीं हुआ था। तो स्थलीय आवास पर ऑक्सीजन की उपलब्धता अधिक थी
और इसी कारण से कुछ जलीय जंतु अपने जलीय आवास को छोड़कर स्थलीय आवास पर आए। एक कारण तो ये हो सकता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जलीय आवास में जंतुओं की कई प्रजातियां विकसित हो चुकी थी, तो जब ये अपने अंडे देते थे जलीय आवास में तो परभक्षियों का खतरा था इन अंडों के लिए, जबकि स्थलीय आवास पर जंतु विकसित नहीं हुए थे। तो अगर ये अंडे स्थलीय आवास पर देते तो परभक्षियों से अंडों को कम खतरा था तुलनात्मक रूप से। तो इन दो पॉसिबिलिटीज के कारण हो सकता है कि जलीय जंतुओं से स्थलीय जंतुओं का उद्विकास हुआ होगा। अब मैं ये डिस्कशन फोकस कर रहा हूं वर्टिब्रेट पर, कशेरुकी जंतुओं पर। अब वहां क्या क्या आता है? साइक्लोस्टोमेटा वर्टिब्रेट जंतु हैं। फिशेस मछलियां जो हैं ये वर्टिब्रेट जंतु हैं। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया, ये जो मैंने नाम लिए ये सभी वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी जंतु हैं। इनमें से साइक्लोस्टोमेटा, फिशेस ये जलीय आवास के जंतु हैं, जबकि रेप्टिलिया, एवीज और मैमलिया ये स्थलीय आवास के जंतु हैं। एम्फीबिया उभयचर एम्फीबियस नेचर का होता है। अब जब जलीय कशेरुकी जंतुओं से स्थलीय कशेरुकी जंतुओं का जैव विकास या इवोल्यूशन हुआ तो उस समय इन जंतुओं में ऐसे अनुकूलन एडप्टेशंस विकसित हुए जो स्थलीय आवास की दृष्टि से आवश्यक थे। तो बात करते हैं कि जो जलीय कशेरुकी जंतु हैं, साइक्लोस्टोमेटा, फिशेस, ये जलीय कशेरुकी हैं और अपने जो अंडे हैं वो जलीय आवास में देते हैं। तो जलीय आवास में अंडे देने के कारण इन अंडों के भीतर जो भ्रूण विकसित हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उस एम्ब्रियो के सूखने की यानी ड्राई होने की कोई संभावना नहीं है। एक साइक्लोस्टोमेटा की बात की मैंने, दूसरी बात मैंने फिशेस की मछलियों की। तीसरा मैं इसमें जोड़ता हूं एम्फीबिया को, फ्रॉग को। तो जो एम्फीबिया जंतु हैं ये अपने अंडे जलीय आवास में जाकर देते हैं। तो इस कारण एम्फीबिया के अंडों में भी जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके सूखने की, ड्राई होने की कोई संभावना नहीं है। तो जब एम्ब्रियो के ड्राई होने के चांसेस नहीं हैं, इसलिए अभी तक इनके एम्ब्रियो के चारों ओर
किसी भी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है और ऐसे वर्टिब्रेट का एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम है एन एमनियोटा। इन्हें सिंपली हम लोअर वर्टिब्रेट, कौन कौन आया इसमें, साइक्लोस्टोमेटा, फिशेस और एम्फीबियंस, ये वो वर्टिब्रेट्स हैं जो अपने एग्स एक्वेटिक हैबिटेट में देते हैं। इसलिए एम्ब्रियो के ड्राई होने के चांसेस नहीं हैं और इस कारण इन एम्ब्रियो के चारों ओर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां नहीं पाई जाती। तो उस ग्रुप का हमने एक नाम रखा एन एमनियोटा, और कौन कौन इस ग्रुप में आया वो हमने डिस्कस किया। दूसरी ओर मैं बात करता हूं रेप्टाइल की, एवीज की और मैमल्स की। तो जो रेप्टाइल और एवीज हैं, इनमें डेवलपमेंट एक्सटर्नल है, परिवर्धन बाह्य है, और ये अपने अंडे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्थलीय आवास में देते हैं। तो जब ये अपने एग्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में देते हैं तो एक चांस रहता है कि इनका डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए। तो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए, उसे सूखने से बचाने के लिए रेप्टिलिया में और एवीज में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां विकसित हो जाती हैं। तो ऐसे वर्टिब्रेट, रेप्टाइल की बात की, एवीज की बात की, जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन निर्मित हो जाती है, उनके ग्रुप का नाम है एमनियोटा। इन्हें हम सिंपली हायर वर्टिब्रेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, बात करता हूं मैमल्स की, स्तनधारियों की। इनमें इंटरनल डेवलपमेंट है, आंतरिक परिवर्धन है। तो एक प्लेसेंटा अपरा जिसको कहते हैं, एक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो उस प्लेसेंटा के निर्माण में ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती है। तो मैमल्स भी एमनियोटा ग्रुप में हैं, उनमें भी एम्ब्रियो के चारों ओर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो अभी मैंने पहला डिस्कशन किया कि बात की हमने इवोल्यूशन की, कि किस प्रकार एक्वेटिक वर्टिब्रेट जलीय कशेरुकी जंतुओं से टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्थलीय कशेरुकी जंतुओं का विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो उस समय जब जंतु एक्वेटिक हैबिटेट को छोड़कर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आया, तो उसे क्या चैलेंजेस, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और उसी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का विकास किया। तो अगर मैं संक्षिप्त बात करूं तो EEM एक प्रकार का टेरेस्ट्रियल एडप्टेशन है।
स्थलीय अनुकूलन है। और फिर हमने वर्टिब्रेट की दो कैटेगरी बनाई, लोअर वर्टिब्रेट एन एमनियोटा, हायर वर्टिब्रेट एमनियोटा। तो आज का जो टॉपिक है वो एमनियोटा से संबंधित है। इज दैट क्लियर? ओके, अब दूसरी बात डिस्कस करता हूं कि इन स्ट्रक्चर्स का नाम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्यों है, इस पे मैं डिस्कस करूंगा। तो बात करते हैं कि इन मेम्ब्रेन को अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, यही नाम क्यों दिया गया। तो यहां एक बात समझें कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, इनका टोटल नंबर 4 है। एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइक, यॉक सैक, नाम याद हो गए होंगे। एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइक, यॉक सैक। तो ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो 4 मेम्ब्रेन है, ये एम्ब्रियो प्रॉपर यानी भ्रूण की किसी संरचना के या भ्रूण के किसी भाग के निर्माण में पार्टिसिपेट नहीं करती। यानी इन झिल्लियों के द्वारा एम्ब्रियो में कोई संरचना या भ्रूण का कोई भाग इनके द्वारा नहीं बनता है, इसलिए इनका नाम अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां दिया गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये एक वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है। खूब सारे काम हैं इनके। प्रोटेक्शन तो है ही, इसके अलावा श्वसन में सहायता करना, उत्सर्जन में सहायता करना, ऐसे भी काम इन झिल्लियों के द्वारा किए जाते हैं। कल जब सेकंड पार्ट 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, एमनियन के बारे में, कोरियन के बारे में, एलेंटॉइक के बारे में, यॉक सैक के बारे में, तब इनके फंक्शंस उस समय डिस्कस करेंगे। तो दूसरी जो बात हमने अभी डिस्कस की, वाई दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, बिकॉज दोज मेम्ब्रेन डजंट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ एनी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। यानी ये झिल्लियां भ्रूण की संरचना या भ्रूण के किसी भी अंग के निर्माण में भाग नहीं लेती हैं। ओके, अब बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। यहां तक ठीक? तो हमारे सिलेबस में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो चिक मुर्गी जो है उसके परिवर्धन के दौरान किस प्रकार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, ये हमारे सिलेबस में है। तो डिस्कस करते हैं कि ईईएम का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। तो क्या डिस्कस करें? चिक के एग से मैं स्टार्ट करता हूं। मुर्गी का जो अंडा है वो मेगालेसिथल प्रकार का होता है, अमाउंट ऑफ यॉक के बेसिस पर, क्योंकि उस अंडे में पीतक की मात्रा बहुत ज्यादा है। वितरण के आधार पे देखूं अगर यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, तो वो एग टीलोलेसिथल प्रकार का होता है। यानी अंडे में यॉक का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो हम क्या देखते हैं?
साइटोप्लाज्म जो है एग का, वो केवल एक छोटे से रीजन में प्रेजेंट है और उसे हमने नाम दिया था जर्मिनल डिस्क। तो जब क्लीवेज की प्रोसेस होगी तो वो उस जर्मिनल डिस्क तक ही लिमिटेड रहेगी, सीमित रहेगी। तो वहां क्लीवेज हुआ जर्मिनल डिस्क में, तो वहां हम क्या देखते हैं, दो स्ट्रक्चर दिखती है, एक सेंट्रल रीजन केंद्रीय भाग, एक परिधीय भाग, ये दो भाग वहां पर दिखेंगे। तो जो सेंट्रल पार्ट है, केंद्रीय भाग है, उसका नाम है एरिया पेल्यूसिडा। ये सेंट्रल पार्ट है जर्मिनल डिस्क का, एरिया पेल्यूसिडा, और ये ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है। और यही संरचना जो एरिया पेल्यूसिडा है वो पूरे एम्ब्रियो का, जैसे हम कहें एम्ब्रियो प्रॉपर, उसका निर्माण करेगी। अच्छा, जर्मिनल डिस्क का जो पेरिफेरल पार्ट है, परिधीय भाग है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, अपारदर्शी है, उसका नाम है एरिया ओपेका। तो सेंट्रल वाला पेल्यूसिडा, पेरिफेरल वाला ओपेका। तो इस एरिया ओपेका के द्वारा चिक में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण होता है। तो यहां पर हमने दो चीजें डिस्कस की। एग्जाम्पल लिया चिक के डेवलपमेंट का, तो हमने बात की कि मुर्गी के अंडे में एक जर्मिनल डिस्क, एक स्ट्रक्चर है। उस जर्मिनल डिस्क का सेंट्रल पार्ट, केंद्रीय हिस्सा, जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है, उसे एरिया पेल्यूसिडा कहेंगे। वो एम्ब्रियो प्रॉपर यानी भ्रूण की सभी संरचनाएं उसी से बनेगी। जो पेरिफेरल पार्ट है जर्मिनल डिस्क का, उसे एरिया ओपेका कहेंगे और वो अपारदर्शी है। तो उस एरिया ओपेका से ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलपमेंट होती है। अब एक लास्ट डिस्कशन करूंगा। तो जब न्यूरुलेशन हुआ डेवलपमेंट के समय, अब न्यूरुलेशन क्या है? डेवलपमेंट के समय जो न्यूरुला यानी नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो उसे हम न्यूरुलेशन के नाम से जानते हैं। और ये गैस्ट्रुलेशन के बाद की अवस्था है। तो मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला एंड आफ्टर गैस्ट्रूला न्यूरुला एक स्टेज आती है। तो न्यूरुला मतलब अब नर्वस सिस्टम बन रहा है, इस प्रोसेस को न्यूरुलेशन कहते हैं। तो उस समय क्या होगा? न्यूरुलेशन के टाइम गैस्ट्रुलेशन खत्म होने का मतलब है तीनों जर्म लेयर बन गई, यानी मीजोडर्म बनी हुई थी। तो न्यूरुलेशन के समय मीजोडर्म की स्प्लिटिंग की प्रोसेस होती है। और जब मीजोडर्म स्प्लिटिंग होगी तो मीजोडर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक को कहा सोमेटिक मीजोडर्म और दूसरी को कहा स्प्लैंकनिक या विसरल मीजोडर्म। तो क्या था? मीजोडर्म के सबसे बाहर ये एक्टोडर्म है, व्हाइट कलर से शो किया। ये ग्रीन कलर से बीच में मान लो मीजोडर्म थी और रेड कलर से मानो ये थी एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। स्प्लिटिंग किसकी हुई? मीजोडर्म की। तो स्प्लिटिंग होने के बाद ये मीजोडर्म टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। जो हिस्सा
एक्टोडर्म के कांटेक्ट में है, मतलब ये वाला आउटर ग्रीन सोमेटिक मेसोडर्म, जो हिस्सा एंडोडर्म के कांटेक्ट में, इनर वाला स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, और बीच में सीलोम बन गई। पढ़ा हुआ है सीलोम के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में। तो एक्टोडर्म प्लस सोमेटिक मेसोडर्म, इन दोनों को सम्मिलित रूप से सोमेटोप्लूरल के नाम से जानते हैं, यानी एक्टोडर्म प्लस सोमेटिक मेसोडर्म, मैंने गोला लगाया, इसको कहेंगे सोमेटोप्लूरल। इसी तरह एंडोडर्म प्लस स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, स्प्लैंक्नोप्लूरल। तो इनसे यानी सोमेटोप्लूरल से और स्प्लैंक्नोप्लूरल से ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप होती है और फिर अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो आज हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस किया, इसका आपको समझ में आ गया होगा। कल हम 1 बाय 1 किस प्रकार एमनियोन का डेवलपमेंट होगा, किस प्रकार कोरियोन का डेवलपमेंट होगा, कैसे यॉक सैक बनेगी और कैसे एलेंटॉइक बनेगी, और कौन सी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये हम डायग्रामेटिकली कल समझेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।